आप गए दिनेश शर्मा को उखाड़ दिए, चले भाग, सरकावा नारा पकड़ लिए। जो डिप्टी सीएम रहे हैं ब्रजेश पाठक की चूल हिल गई, कलराज मिश्रा गुस्से में होकर के पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। तो यही डर होगा, फिर भी कार्रवाई तो होगी आपके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल करें। मैं तो कह रहा हूँ जनता को बताएं, देश की 70 करोड़ जनता जो इस समय मेरे साथ खड़ी हुई है। मैंने 56 इंच का सीना बोला, तो ये किसके लिए बोला आप बताइए, किसके लिए है? अरे 56 इंच का सीना केवल एक ही का ना है, नहीं, प्रधान सेवक का, प्रधानमंत्री का। तो वो किसने बोला? मैंने तो नहीं बोला। ये बोलता कौन है? अच्छा, उससे पूछिए। जो 56 इंच का सीना चिल्ला चिल्ला के बोलता है उससे पूछिए। जब वो 56 इंच का सीना बोलता है तब मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता है क्या? प्रबुद्ध समागम में आप बिना बुलाए चढ़ गए थे, या 25 की सूची है, लगभग 25 की, घसीट के ले जाएंगे। अरे बिल्कुल करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ घसीट के, मारते पीटते, जो जैसा करना चाहते हैं करके दिखाएं। इनको देश कैसे इनको सजा देने वाला है इनको खुद पता नहीं। सरकार ने यूजीसी रेगुलेशन SC एक्ट के माध्यम से देश को तोड़ने का काम किया। कोई शायद गलत फहमी हो गई है, मुझे लगता है इस कारण उन्होंने इंटरव्यू करना चालू कर दिया। मैंने ये बोला था, सत्ताधारी पक्ष का एक चाटुकार मेरे बगल में आकर मुझे रोका। मैंने एक दूसरे व्यक्ति के लिए बात बोली थी, उनके लिए बात थी, उन्होंने भी टोका था, लेकिन उनके लिए मैंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। फंडिंग कहाँ से आएगी? पूरा देश एक है, इसमें फंडिंग जब क्या करेंगे? अरे पता लगा है बहुत पैसा कमाए हैं, कई जगह रहे हैं आप, और अभी आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि कई घोटाले भी किया है, करोड़ों रुपए की संपत्ति बना लिया है। कोई दिक्कत? नाम कहीं आपका नहीं है? वो नाम क्यों नहीं डाला गया उनसे पूछिए। हो सकता है वो अगर मेरा नाम डाल देते, ये 5-6 लोग जो आने वाले होते वो नहीं आते डर के मारे, इसलिए भी डाला गया। आपको सब पता है नाम क्यों नहीं डाला गया। मतलब आपसे भय है लोगों को? यूजीसी कानून लेकर सवर्ण छात्र छात्राओं के साथ जो अत्याचार हुआ उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया एक PCS अफसर। शंकराचार्य जी के साथ जो बर्बर व्यवहार हुआ, स्नान करने नहीं दिया गया, घसीट करके उनकी पालकी को एक तरफ कर दिया गया, बटकों की चोटियां उखाड़ करके पीटी गई, वृद्धजन को भी नहीं छोड़ा गया। उससे एक PCS अफसर को भीतर तक आघात लगा और फिर कर दिया रिजाइन। आप समझ गए होंगे हमारे जो साथ थे अलंकार अग्निहोत्री, आज मिल गए हैं। एक फ़ोन कल किया, फ़ोन उठाया, स्वयं रिसीव किया और फिर इंटरव्यू का समय तय हो गया। अलंकार जी शुभकामना आपको। नमस्कार है सभी को, होली की भी इस समय हार्दिक शुभकामनाएं जल्दी आने वाली है। जी भाई साहब। अलंकार जी, त्यागपत्र आपने दे दिया, फिर आपको अब शब्दों का भी प्रयोग किया गया, कहीं से लखनऊ से फ़ोन आया, फिर आपको बंधक भी बनाया गया DM के यहाँ, फिर अनुराग आर्य वहाँ के SSP हैं शायद, उनके क्या करते उस दिन, कैसे हुआ नट सेल में मोटा मोटा? नहीं देखिए, अब ये बात तो अब पीछे इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जो भी उस चीज़ प्रशासनिक नहीं, छोटा सा जैसे बंधक बनाने का क्या मामला था? यह कपोल कल्पित था कि बंधक बनाने की बात हम कहेंगे तो लोगों की सिंपैथी होगी। वो बिल्कुल सत्य घटना थी, और उसमें जो प्रशासनिक अमले का जो भी उनको ऊपर से निर्देश आ रहे थे, किसी भी तरीके से मैं 1 या 2 दिन या आधे दिन के लिए रिज़ाइन वापस ले लूँ, और उसके बाद एक मनगढ़ंत एक आरोप लगाकर मुझे सस्पेंड कर दिया जाए, ऐसा साजिश चल रही थी। लेकिन वो बजरंगबली का आशीर्वाद है। जो स्पीकर फ़ोन पे जो घटना हुई, जो लखनऊ से जो एक कॉल आया था, क्योंकि जो कॉल अगर आएगा तो लखनऊ से आएगा, यहाँ पे और कोई मंडलीय कमिश्नर साहब इस चीज़ पे कोई कॉल नहीं करेंगे, तो संभावित है वो, क्योंकि हमें पता है कि किसने कॉल किया था, लेकिन उसको नाम बताना उचित नहीं है। तो जो कॉल आया तो उसमें यही बोला गया कि साला पंडित पागल हो गया, इसको वहीं पे बैठा के रात भर रखना है, इसको निकलने नहीं दिया जाना है। और क्योंकि वो फ़ोन स्पीकर फ़ोन पे था तो मैंने सुना, और जो कप्तान साहब थे उन्हें अंदर बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, जाकर जो आदरणीय DM साहब को बताया जाके स्पीकर फ़ोन पे है और आप इसको बंद कर लीजिए। तो जब वो वापस कप्तान साहब लौट के आते, वो बड़े भाई की तरह हैं, तो मैंने तुरंत इन्फॉर्म कर दिया। बाहर मीडिया की टीम थी, हमारे एडवोकेट साहब वहीं पर बैठे हुए थे, दीपक पांडे जी। तो उन्होंने फिर जब बात मीडिया तब चली गई कि हमें बंधक बनाने का प्लान हो चुका है, तब मुझे वहाँ से जाने दिया गया। यह बात जब आपको पता है, आपने आवाज़ भी पहचान लिया, तो फिर ठीक है, एक तहरीर देना चाहिए था। दर्ज हो ना हो तहरीर देते, आप बताते कि अमुक फ़ोन और मैंने आवाज़ पहचाना, मैं आश्वस्त हूँ कि फला व्यक्ति ने हमें हमारे साथ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। हमारे साथ एक ये भी है ना, एक प्रशासनिक और एक शासकीय गरिमा भी है। तो गरिमा है या थी? है, अभी भी रहेगी, आगे। अरे अभी भी कैसे रहेगी? आप निलंबित हैं, अब आप तो सेवा में है नहीं। आपने त्यागपत्र दे दिया, वो स्वीकार करे न करे, आपको निलंबन कर दिया गया, अब आप कैसे प्रशासनिक सेवा में हैं? नहीं, लेकिन एक हमें जिस तंत्र में रहे हैं उसका हम सम्मान हमेशा करेंगे। यदि कभी उस तंत्र ने कभी ऐसा कुछ करने का प्रयास किया कि जो एक तरीके से जो जिस तरीके के लोग नकारात्मक
चीज़ें करते हैं तब ये चीज़ें स्पष्ट होंगी। अभी कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी उसको पिटारा में बांध करके रखें, समय आने पर फिर खोलेंगे उसको। कुछ चीज़ें आपके तर्कश में होनी चाहिए। अच्छा, कि फला अधिकारी ने मुझे गाली दिया था दोस्तों, आज आहत होकर के उसे बताने जा रहा हूं, बाद में इसे करेंगे जब चुनाव आप अपनी ताकत को प्रकट नहीं करते, आपके पास ये मजबूती है। वो किसने बोला था? क्योंकि देश जिस दिन अगर उस व्यक्ति ने कुछ गलत करने की कोशिश की तो पूरे देश को पता चलेगा कि वो कौन था। 2 मामलों को लेकर के आपने त्यागपत्र दिया और फिर गवर्नर मैडम को भेजा, डीएम को भेजा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी आपने कॉपी किया था उसकी, जिसमें 2 मामले थे। एक यूजीसी, एक चीज़ यह कहा था कि बहन बेटियों के साथ अब सड़कों पर यह होगा, उनके साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं होंगी, और दूसरा शंकराचार्य जी के मामले को लेकर के। यूजीसी के मामले में बाबा तो वापस नहीं लेंगे, बाबा माने दाढ़ी वाले बाबा, प्रधान सेवक, वापस तो नहीं लेंगे। वापस न लेने का कारण यह है कि कल तक जैसे कहते थे कि अल्पसंख्यक वोटों की हमें ज़रूरत नहीं है, मुस्लिम वोटों की, कल यह कहेंगे कि इनके वोटों की ज़रूरत नहीं, यानी सीधे टारगेट पर आप होंगे। ब्राह्मणों के मत की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके साथ पिछड़े और दलितों का वह जन सैलाब होगा जो यह कहेगा कि बिना मांगे ही इन्होंने हमें दे दिया, हमने तो मांगा भी था, इनसे बड़ा उदार हमारे लिए है कौन। तो यह तो वापस होगा नहीं, करेंगे क्या आप? नहीं, ये 2026 में बता रहा हूँ, सूर्य भगवान का वश है, बजरंगबली के आशीर्वाद से ये वापस भी होगा और जल्दी रिज़ाइन करेंगे। देश में जितने भी इन्होंने कुकर्म किए हैं पिछले 12-14 या पिछले जितने भी राजनीतिक समय में, इन सब का प्राकटीकरण होगा 2026 में। ये कुकर्मी लोग हैं देश के। आपने देखा होगा लोकतंत्र, जनतंत्र इस समय विफल है। जनता की आवाज़ सुनाने के या सुनने के लिए कोई है नहीं। पूरा देश, पूरा युवा, पूरे अधिवक्तागण, पूरे पत्रकार बंधु, पूरे जो अपना प्रबुद्ध समाज है सड़कों पे है। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों पे ये स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन इतना जो बड़ा मुद्दा है इस पर कोई भी अपना कथन वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। ये देश में ये गैर सनातनी सरकार है। सब अब देश को पता चला है पहली बार कि ये हिंदू विद्रोही, हिंदू द्रोही, ध्वजद्रोही और सनातन द्रोही की सरकार है। इन्होंने सबसे पहली जो गलती जो हम लोगों ने जो है पहले इनको माफ़ किया, अभी अब माफ़ नहीं करेंगे। अब तो SC/ST एक्ट 2018 में सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 2018 का केस था, जिसमें यह माना गया कि जो सामान्य वर्ग OBC वर्ग के हितों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है ये SC/ST एक्ट। और 3 उन्होंने दिशा निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ में दिए थे। पहला, बिना किसी जांच के SC/ST एक्ट में FIR गिरफ्तारी नहीं होगी। दूसरा, एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान दिया गया था। और तीसरा, बिना शासकीय अनुमोदन के किसी कर्मचारी अधिकारी पर कोई कार्रवाई SC/ST एक्ट के अंतर्गत नहीं होगी। लेकिन ये देश की देखिए गैर सनातनी सरकार है। 85% जनरल OBC वर्ग की बात, उनके हितों को ध्यान न रखते हुए इसने 15% गैर सनातनी लोग जो हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते हैं, गौरी गणपति इनको नहीं मानते हैं, इनके साथ खड़ी थी। ये देश की छद्म सनातन सरकार है। इसको सिर्फ देश से, पैसे से मतलब है। जहाँ से पैसा मिल जाए ये लोग वहाँ खड़े हो जाएंगे। पूरा पैसा गुजरात में किस तरीके से सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज के माध्यम शिफ्ट किया जा रहा है, ये इसलिए डरे हुए हैं जैसे ही सरकार जाएगी इनके सब घोटाले खुल जाएंगे। आपने SC/ST की बात किया, 1989 90 में लागू हुआ और बाद में मुझे स्मरण है आप दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उस डिसीजन की बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने यह कहा था कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग यदि होता है तो जांच करके 1 सप्ताह के अंदर जांचोपरांत अपराध दर्ज किया जाएगा। और इसमें वो अभी कहा गया था कि यदि सांघातिक चोट पहुंचाई गई है, विशेष अपमान हुआ हो तो तुरंत दर्ज होगा। एक चीज है अलंकार जी कि उस मामले में SLP दाखिल की गई, विशेष अनुमति याचिका केंद्र ने दाखिल किया कि हुजूर हमारी बात फिर से सुन लिया जाए। SLP स्वीकार कर ली गई। उसके बाद भी दाढ़ी वाले बाबा ने अध्यादेश ले आकर के कई चीजें जोड़ दिया। कई चीजों में जो घातक चीजें हैं जिसका शिकार, यदि आप उनके महापुरुषों को भी कुछ कहते हैं तो आप पर दलित एक्ट लगेगा। यही नहीं बात खत्म होती है, वह किसी को भी अपना महापुरुष मानते हैं तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा, जिसके शिकार तमाम लोग हुए हैं। तो जहाँ तक SC/ST का सवाल है, कैसे खत्म करेंगे? बाबा तो खत्म करेंगे नहीं। SC/ST एक्ट हम लोग तो लागू ही नहीं करेंगे, कंटेम्प्ट में जाएंगे। हम तो सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 को केस को मानेंगे, हम उसको लागू करेंगे। हम केंद्र सरकार के विरोध में जाएंगे। ये वैसे भी सरकार जाने वाली है। अप्रैल तक देखिए ये अपने कुकर्मों में फंस के ये रिजाइन दे देंगे। कौन जाएगा? कौन रिजाइन कर देगा? देश के माननीय प्रधानमंत्री को रिजाइन करना पड़ेगा। आप देखिए देश में स्थिति क्या है। आपने कभी देखा होगा, देश में अप्रत्याशित स्थिति है। देश में
इनके कटआउट बना के गली गली मोहल्लों में कटआउट बना कर उस पर जूतों की माला पहना कर जूतों से पीटा जा रहा है, आग लगाई जा रही है। इनके जितने भी जो इनके पुतला है, आज ये पहली बार, ये मिडिल ईस्ट में आपने देखा होगा, ये यहाँ पे पहली बार हुआ है। पहले देश में सर्विंग रूलिंग प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, इनके कटआउट पे जो जूते की माला पहना के जूतों से पीटा जा रहा है। आपका सब प्राकृतिकरण हो चुका है, आपके कुकर्मों का प्राकृतिकरण हो रहा है। आपको अभी तक यदि आपने थोड़ा सा भी ज़मीन होता तो आप रिज़ाइन कर चुके होते, लेकिन आपको मजबूरन करना पड़ेगा ये अप्रैल तक आते आते। भाई साहब, वो कुछ लोग हो सकते हैं जो ऐसा कर रहे हैं, कटआउट पर पीटेंगे, अपमानित करेंगे, बताएंगे कि सबसे खराब प्रधानमंत्री हमारा, लेकिन क्या यह चीजें वोट में परिवर्तित हो आप अभी पाएंगी? देखिए, जिसने इतने दिनों तक 10 साल रहे और अगला चक्र इनका शुरू हो रहा है। जिन लोगों ने अब तक डफली पीट पीट करके गुणगान गाया है, हमारा फूफा कैसा हो, फलाना जैसा हो, पाहुन जैसा हो, ऐसे मैं कह रहा हूं, खुल करके कह रहा हूं, वह कैसे उम्मीद है कि एकाएक कैसे चेंज हो जाएगा? लोग अपने बच्चों की शपथ ले रहे हैं कि हम इस पार्टी को वोट नहीं देंगे, इनके लोगों को घर में नहीं घुसने देंगे। तो या तो बच्चों की शपथ लोग झूठी ले रहे हैं। आप पे इतना विश्वास नहीं, लोगों को अपने बच्चों पे ज़्यादा विश्वास है। गली गली में बच्चों की शपथ अभिभावक ले रहे हैं कि इनको घर में नहीं घुसने देंगे, या आए तो एक बार गली में वोट मांगने आए। एक बार विश्वास है कि इनका कोर उखड़ जाएगा। कोर वोटर हट चुका है, कोर वोटर अब हमारे साथ है। मैंने आपको पहले बताया, हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। देश में जो कोर वोटर है इनसे हट चुका है, उसका विकल्प, क्योंकि कहीं ना कहीं जाएगा, हम भी उन्हीं में से हैं। कोर वोटर के लिए, एक राजनीतिक विकल्प के लिए हम लोग अब आ गए हैं। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा RAF ने घोषणा कर दी है, जल्दी हमने ECI में जा रहे हैं, उसके राजनीतिक जो दल है उसकी मान्यता के लिए, और उनको जल्दी है। मैं अभी अनुरोध है आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, जल्दी से जल्दी उसको मान्यता दे दें, नहीं तो देश है विद्रोह खड़ा कर देगा। आपने 26 जनवरी को त्यागपत्र दिया और हमें लग रहा है 23 फरवरी को आपने राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर दिया। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा RAM, राम जी लगे हैं बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, तो बेड़ा पार लगेगा नहीं राम, और सारी सीटों पर। हाँ बोलें। देखिए, ये लोग तो छद्म सनातनी है। आप सोचिए, इनका देश में इन्होंने कितने कुकर्म किए होंगे। जिस जगह राम मंदिर बना वहीं पे अयोध्या की सीट ये हार गए। आप सोचिए कितने कुकर्मी लोग हो सकते हैं। अरे फिर विधानसभा जीते, हार गए, विधानसभा जीते, विधानसभा, और और वो अभी अवधेश जीते, अयोध्या से अवधेश जीते। विधानसभा अभी देखिए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, विधानसभा बड़ी है कि संसद की सीट बड़ी, बताइए। नहीं ठीक है, अगर चूक किया लोगों ने तो फिर प्रायश्चित भी किया, फिर विधानसभा हरा दिया। अभी रुकिए, अभी आने दीजिए, अभी रुकिए। अभी आप इस समय देश में केंद्र सरकार 0 सीट पे है। उत्तर प्रदेश, आपने 2 दिन पहले का कार्यक्रम देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार जा चुकी है। हमने फिर से बोला है कि राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राम, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सारी सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे, सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यदि हमें लग रहा है कहीं भी किसी सीट पर हमें लगा किसी भी जो हमारे हितों का जो और आगे बढ़ाएगा, उसके एकदम गठबंधन भी करेंगे, हम तैयार रहेंगे। अच्छा, गठबंधन किससे करेंगे? जैसे उस समय देखेंगे, अभी तो बहुत समय है, 1 साल है चुनाव में अभी। अच्छा, मतलब विकल्प तैयार है, गठबंधन भी करेंगे और स्वतंत्र रूप से भी लड़ेंगे। अगर ये लगा कि हमारा पुरुषार्थ चरम पर है तो हम ऐसे भी लड़ जाएंगे, अकेले लड़ेंगे, और नहीं तो फिर गठबंधन भी करेंगे। विकल्प तैयार है, विकल्प तैयार है। विकल्प तैयार, फंडिंग कहाँ से आएगी? पूरा देश एक है, इसमें फंडिंग जब क्या करेंगे? अरे पता लगा है बहुत पैसा कमाए हैं, कई जगह रहे हैं आप, और अभी आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि कई घोटाले भी किया है, करोड़ों रुपए की संपत्ति बना लिया है, कोई दिक्कत है? जांच करें, मैं तो कह रहा हूँ जांच करें, और करोड़ों की संपत्ति की जांच करके बता दें कहाँ कहाँ। अब जांच तो होगी ही। अब डर यह होगा कि यह व्यक्ति जा रहा है किसी सभा में, जैसे कि हम प्रबुद्ध सम्मेलन की बात कर रहे हैं, समागम की। आप गए, दिनेश शर्मा को उखाड़ दिए, चले भाग, सरकावा नारा पकड़ लिए, जो डिप्टी CM रहे हैं। ब्रजेश पाठक की चूल हिल गई, कलराज मिश्रा गुस्से में होकर के पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। तो यही डर होगा, फिर भी कार्रवाई तो होगी आपके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल करें, मैं तो कह रहा हूँ जनता को बताएं, देश की 70 करोड़ जनता जो इस समय मेरे साथ खड़ी हुई है, कार्रवाई करें। मैं तो कह रहा हूँ कार्रवाई घसीट के ले जाएंगे। अरे बिल्कुल करेंगे, मैं तो कह रहा हूँ घसीट के, मारते पीटते, जो जैसा करना चाहते हैं करके दिखाएं। इनको देश कैसे इनको सजा देने वाला है, इनको खुद पता नहीं है। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा और राष्ट्रीय अधिकार सेना, एक अमिताभ ठाकुर के बेचारे चुप हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जब पहली बार जेल से आए तो उन्होंने कहा कि सर हमारा वीडियो कर लीजिए, कोई कर नहीं रहा है। ऐसे करके वो विनम्र भाव से, मैंने उस दिनहीन IPS अफसर को देखा था, मैं कैमरे के सामने कर रहा हूँ, मैंने वीडियो किया, कहा मैं तो करूँगा और जो आप बोलेंगे सब डालूंगा। घिरा करके ले जाए गए, कई चास हो गया जेल में, और जेल में अटैक भी आया, क्या क्या दुर्गत हुई बोलने तक नहीं दिया गया।
अग्निहोत्री जी, आपके साथ भी यह खेल होगा। जो कौन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होता तुम पाई, जाको आके साइयाँ मार सके न कोई, करके देख लेना, उसके बाद आपका क्या हश्र होने वाला है, करिए। डर नहीं लग रहा है? किस चीज़ का डर है? आप करके देखिए। आपको 70 करोड़ जनता जो हम लोग के साथ खड़ी हुई है, आपके साथ करने क्या वाली आपको खुद पता नहीं है। प्रबुद्ध समागम जिसका उल्लेख आपने किया है, यह मेरे पास इसका कार्ड है, मैं जा नहीं पाया था लेकिन मैंने वीडियो ऑडियो देखा। प्रबुद्ध समागम में आप बिना बुलाए चढ़ गए थे। यह 25 की सूची है, लगभग 25 की, जिसमें मुख्य अतिथि कलराज मिश्र जी हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं, ब्रजेश पाठक हैं। यह मुख्य अतिथि की श्रेणी में है। उसके बाद और लोग हैं, जैसा कि मनोज तिवारी नहीं आ पाए थे, और अन्य लोग हैं। इसमें अलंकार जी कहीं आपका नाम नहीं है, 25 में कहीं नहीं है। आप सरकार बनाने जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी होंगे, सपना होगा ही, रात को भी सपना देख रहे होंगे, सपना साकार भी हो सकता है लोकतंत्र में। लेकिन इस 25 की सूची में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आपका कहीं नाम नहीं है। आप बिना बुलाए चढ़ गए। ये बिना बुलाए जाने का क्या मतलब था? बिना न्योता दिए हुए जो जाता है उसका सम्मान नहीं होता है। नहीं, मैं तो आमंत्रित था, फ़ोन से भी बुलाया गया, और मैं वहाँ जब स्टेज पे गया, आप देखिए मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया, और अलग से बीचों बीच में ले जाके स्वागत किया गया, और पूरे हॉल में 1500 लोग, करीब 1500-1600 लोग थे। उन्होंने जो जय जयकारा लगाया है और नाम का जय जयकारा लगाया है, तो आप वीडियो देखिए, आप चेक करिए किसने किसका स्वागत किया है कि नहीं किया। लेकिन इसमें नाम कहीं आपका नहीं है। वो नाम क्यों नहीं डाला गया उनसे पूछिए। हो सकता है वो अगर मेरा नाम डाल देते, ये 5-6 लोग जो आने वाले होते वो नहीं आते डर के मारे, इसलिए भी डाला गया। आपको सब पता है नाम क्यों नहीं डाला गया। मतलब आपसे भय है लोगों को? अरे भय, इस समय भय, ये सरकार जा चुकी है। मैं कह रहा हूँ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। एक चीज़ और है, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, मैं नाम लेकर के कह रहा हूँ चूँकि उनका इंटरव्यू में किया हूँ, हमारी अच्छी दोस्ती भी है उनसे। तो उन्होंने यह कहा कि सारा खेल इन्होंने बिगाड़ दिया और आकर के मर्यादा का उल्लंघन किया। अलंकार अग्निहोत्री ने प्रधानमंत्री जी के साथ उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, जो विधि सम्मत नहीं था, लोक मर्यादा के विरुद्ध था। अलंकार अग्निहोत्री का आचरण प्रबुद्ध समागम में, क्या कहना है आपका? नहीं, मैंने 56 इंच का सीना बोला, तो ये किसके लिए बोला? आप बताइए किसके लिए है? अरे 56 इंच का सीना केवल एक ही का ना है? नहीं, प्रधान सेवक का, प्रधानमंत्री का। तो वो किसने बोला? मैंने तो नहीं बोला। ये बोलता कौन है? अच्छा, उससे पूछिए। जो 56 इंच का सीना चिल्ला चिल्ला के बोलता है, उससे पूछिए। जब वो 56 इंच का सीना बोलता है, तब मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता है क्या? उसे पूछिए। नहीं, कोई आपत्तिजनक आपने ऐसी बात कर दी? कोई भी आप, अरे लाइव है आपके सामने, सब कुछ लाइव चल रहा है। वो कह रहे थे कि अपराध दर्ज होना चाहिए अलंकार अग्निहोत्री तो करवा दीजिए अपराध। मैं तो कह रहा हूँ सूर्य भगवान है, कवच है, प्राकृतिकरण होगा, आपका भी प्राकृतिकरण हो जाएगा। लेकिन मैं एक बार आपको बोलना चाहता हूँ, उनको शायद गलत फहमी हो गई है, मुझे लगता है इस कारण उन्होंने इंटरव्यू करना चालू कर दिया। मैंने ये बोला था, सत्ताधारी पक्ष का एक चाटुकार मेरे बगल में आकर मुझे रोका। मैंने एक दूसरे व्यक्ति के लिए बात बोली थी, उनके लिए बात थी, उन्होंने भी टोका था, लेकिन उनके लिए मैंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था। मुझे लगता है कि उन्होंने कल आवेश में आकर बिना मुझसे वस्तु स्थिति को कंफर्म करते हुए, चेक करे हुए, उन्होंने स्टेटमेंट जारी करना चालू कर दिया। जो एक मैंने बोला था, सत्ता पक्ष के एक चाटुकार व्यक्ति ने मुझे मेरे बगल में आकर मुझे रोका। क्या बोला? क्या बोला? कहा कि आप नहीं बोलेंगे, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। वो व्यक्ति उसने बोला। तो मुझे लग रहा है शायद उनको कन्फ्यूज़न है कि मेरा जो स्टेटमेंट है उनके लिए नहीं था। तो यदि है तो वो स्वयं एक बार अपनी तरफ से स्पष्ट, मेरी तरफ से स्पष्ट कर लें। मेरे लिए आज भी आदरणीय रहेंगे, मेरे बड़े हैं, मैं उनके खिलाफ कोई भी गलत स्टेटमेंट या नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दूंगा। क्या प्रबुद्ध समागम जिसमें बहुलता ब्राह्मणों की थी, ब्राह्मण लोग ही आयोजन करता थे, और 3 जो मुख्य अतिथि थे वह सब ब्राह्मण ही थे, बड़ा नाम जिनका है, तो क्या यह जय जयकार करने के लिए कि गया था? नहीं, कि अगली सरकार किसकी हो, हम करेंगे जय जयकार, पहले भी किए थे जय जयकार, आगे भी करेंगे जय जयकार? नहीं, हम लोग तो देखिए, मैं बोला कानपुर के लोग हैं, क्रांतिकारी लोग होते हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के वैसे ही अभी लोग शायद ये दिल्ली वाले लोग जानते नहीं हैं हम लोग कितने क्रांतिकारी हैं। हमारे राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, चित्तू पांडे बलिया से हैं, मंगल पांडे, पंडित चंद्रशेखर आजाद, ये हम लोग क्रांतिकारी। अच्छा, आप संभाल लिए, अब नेता, पक्के नेता हो गए हैं। पहले आपने कानपुर कहा, हम कानपुर के क्रांतिकारी। कानपुर में है तात्या टोपे। देखिए 1857, भाई सबसे पहले बिगुल जो है 1857। नहीं, फिर आप तुरंत पूर्वांचल में भी चले गए, मंगल पांडे पर आ गए, चित्तू पांडे पर आ गए, शिवाजी महाराज को भी लेके आऊँ, वो तो सब लोग हैं। देखिए ऐसा नहीं है,
जहाँ हम हैं हमें उस पर अपना गर्व होना चाहिए, हम हमेशा गर्व करेंगे। मतलब आपने सवाल करने का अवसर नहीं दिया कि हम कानपुर के लोग ही क्रांतिकारी हैं, तब तक खट से पलटा मार करके पूर्वांचल में पहली सरकार चित्तू पांडे बलिया, मंगल पांडे जी ने क्रांतिकारी, और उसी समय में त्यात्या टोपे के समय चल रहा था। तो हम कानपुर के हैं, हम हमेशा अपने जो जन्मभूमि है उस पर गर्व करेंगे। इनके जैसे लोग नहीं हैं जो देश को बेच खाएं। किसने बेचा? देश को बेच रहे हैं, आपको अभी समझ में आएगा। कौन? अरे हमारे कौन बेच रहा है बताइए ना। कहा देश को कौन? जो यहाँ मुखिया होगा वही बेचेगा देश को। प्रदेश का मुखिया, केंद्र का मुखिया? मैं तो केंद्र की बात कर रहा हूँ। अच्छा, प्रदेश में बचा बचा करके चल रहे हैं। देखिए आप देखिए, बहुत सारे जो चीज़ें हैं, जो देश की समस्याएं हैं, केंद्र द्वारा साजिश के तहत सुनियोजित एक प्लानिंग के तहत की जा रही है। ये आपको स्पष्ट है। पूरा देश इस समय देखिए, अपने जो स्थानीय लोगों के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। केंद्र पूरे राज्य में, पूरे राष्ट्र में जितने भी राज्य हैं, सब एक ही, जो केंद्र सरकार ने यूजीसी रेगुलेशन SC/ST एक्ट के माध्यम से देश को तोड़ने का काम किया है, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, ये इस्तीफा देना पड़ेगा। इनके जितने कुकर्म है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2026 का वर्ष भगवान सूर्य भगवान का वर्ष है, इनके कुकर्मों का प्राकटीकरण होगा। जितना इन्होंने इमेज बनाई अपनी, ये सब ध्वस्त हो चुकी है। आगे जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी 1 आध महीने में खत्म हो। रंगा बिल्ला का भी नाम कई बार लिया है आपने। अब लखनऊ और दिल्ली में पूछिए रंगा बिल्ला कौन है, आपको स्पष्ट हो जाएगा। रंगा बिल्ला आपने दो चीज कहा, रंगा बिल्ला और कुकर्म। कुकर्म कई बार आपने, क्या कुकर्म कानूनी भाषा में अपराधीकृत नहीं है किसी के प्रति कहना कि फला कुकर्मी है? किसका नाम लिया? अच्छा, बच रहे हैं। नहीं, मैंने किसका नाम लेके करेंगे तब मानहानि होगी। नहीं, नाम लेके करेंगे। यदि आप अपने लिए समझ रहे हैं इसका मतलब है अच्छा कुकर्मी है, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो इग्नोर करिए। आप संघ के कार्यकर्ता भी रहे हैं। नमस्ते सदा बत्सले कुछ याद है अभी भी कि भूल गया है? नहीं, अब तो देखिए संघ जो है सनातनी और गैर सनातनी दो विचारधाराओं में विभक्त हो चुका है। जल्दी आप देखेंगे इस पे भी राजनीतिक पार्टी के रूप में विकल्प आ चुका है, और संघ के लिए भी अब जल्दी विकल्प आने वाला है। संघ दो भागों में इसकी दो फाड़ हो चुकी है। इनके जितने भी आनुषंगिक संगठन हैं सब दो फाड़ हो चुके हैं, जल्दी अब टूट जाएंगे। अच्छा, वह याद है कि नहीं प्रार्थना जो ध्वज प्रणाम 1-2? नहीं, अब बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए प्रार्थना एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन जो देखिए ऐसे तो राम का नाम लेके बहुत इन्होंने काम किए, लेकिन इनकी अंदर की भावना अच्छी नहीं है। तो प्रार्थना उसका सम्मान है, हमेशा बना रहेगा। लेकिन जो उस प्रार्थना का सहारा लेके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको तो लोगों को घर में घुसने में नहीं अब देना चाहिए। अलंकार जी, इस मामले में एक प्रश्न उमड़ घुमड़ यह रहा है कि आप इतना जल्दी जल्दी निर्णय ले रहे हैं। त्यागपत्र आपने दिया, खट से पार्टी बनाया, पूरे प्रदेश में आप चुनाव भी लड़ेंगे और सरकार भी बनाएंगे। आक्रमण आप उधर भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं। थोड़ा सा योगी जी की तरफ आपका हार्ड कार्नर नहीं है, सॉफ्ट कार्नर। मैं कह रहा हूँ नरम व्यवहार है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस समय प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में, अगली सरकार में यदि कभी मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये जो फूल है, फूल के साथ, सिंबल के साथ नहीं बनेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगली बार बन सकते हैं, किंतु कमल के फूल के साथ। मैं ये नहीं बोल सकता कौन बन सकता नहीं बन सकता। ये मेरे जिसके ग्रह नक्षत्र और जो देश में क्या भविष्य चलेगा उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन यदि वो कभी बनेंगे, अब फूल के सिंबल से वो मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनने जा रहे। नई पार्टी बना सकते हैं हम, तो हो सकता है। हिंदू युवा वाहिनी को पुनर्जीवित कर सकते हैं। हो सकता है, क्या पता। एक बार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट भी खड़ा किया था, और कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया, गोरखपुर सदर से अपने कैंडिडेट को जिताया भी, धूल चटा दिया। और ऐसे नेता को धूल चटाया जो इस समय गवर्नर है, केंद्रीय मंत्री भी रहे, शिव प्रताप शुक्ला को धूल चटाया इन्होंने। तो क्या यह नहीं लग रहा है कि रंगा बिल्ला, दुशासन, दुर्योधन योगी को इस गद्दी से हटाने के लिए कुचक्र कर रहे हों, क्रूर मुस्कान उनकी दिल्ली से मुस्कुरा रहे हों? तो योगी भी अपने को फिर से हिंदू युवा वाहिनी सशक्त करेंगे? अब ये तो देखिए उनका अपना विचार है। देखिए अब किसी पे व्यक्तिगत हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन मैंने आपको बताया यदि वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको कर लेना चाहिए। क्योंकि अब मेरे लिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में बता रहा हूँ कि उनको कर लेना चाहिए। जो भी उनका अगर कोई संगठन है उसको एक्टिव कर ले, क्योंकि अब वो फूल के माध्यम से सरकार में एज ए मुख्यमंत्री वापस नहीं आ रहे। अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि आदित्यनाथ योगी का यह अंतिम कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में। यदि अगली बार वह आना चाहते हो तो कमल के फूल के बैनर तले नहीं आ पाएंगे और उनको अपना विकल्प तलाश लेना चाहिए। मैं
राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में उन्हें नेक सलाह दे रहा हूं, यही कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला। और हमारे वो बड़े हैं तो सलाह नहीं दे सकते, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ। सलाह क्यों नहीं दे सकते? बड़े देखिए, कभी भी हमारी संस्कृति है, एक सम्मान हमेशा बोलती है, और इस समय आपको जेल भिजवाएंगे। और बिना आदित्यनाथ योगी के इशारे पर अलंकार अग्निहोत्री का निलंबन नहीं हुआ है। देखिए, एक कभी कभी एक कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अच्छा। अब कुछ कारण रहे होंगे जो उनको ये करना पड़ा। मैं तो इस्तीफा दे चुका था, मैं तो इस्तीफा अभी जल्दी जवाब दूंगा और स्वीकार करें। अच्छा भाई साहब, उसमें कमिश्नर की तरफ से एक पत्र आया आपको डीएम के माध्यम से, कारण बताओ नोटिस। हाँ, वो उसमें समय दिया गया था, मैंने 1 महीने का समय मांगा था। अभी मैं फिर से शामली जो डीएम साहब हैं, डीएम महोदय हैं, हाँ। उनसे फिर से कुछ समय मांगूंगा, क्योंकि हमारे अधिवक्ता जो भी हैं जो इस पे जवाब लिखेंगे वो अभी अरे अधिवक्ता खुद हैं आप, पूरा जीवन आपने जिया है, उनके प्रश्नों का उत्तर दे देना है। उनका यही है ना जो आरोप है, 3-4 आरोप है कि सेवा में रहते हुए यह जो नियमावली है, लोक सेवक की आचरण की नियमावली, उसका आपने उल्लंघन किया, धरना प्रदर्शन किया, सत्ता के खिलाफ बोला आपने। इस्तीफा देने के बाद जो भी किया, मैंने इस्तीफा देने के बाद किया पूरा। तो क्या संविधान वर्णित वाक और अभिव्यक्ति की आजादी जो संविधान के अनुच्छेद 19 का मुख्य भाग है, क्या उसका उल्लंघन आपने किया? कोई उल्लंघन नहीं किया। ये मेरा व्यक्तिगत जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 में, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हाँ। वो मैंने अपना यूज़ किया। मैंने रिज़ाइन करने के बाद जो भी चीज़ है, मैंने रिज़ाइन करने के बाद बोला है, मूल अधिकार मेरा ये सब करने का आज्ञा देता है मुझे। अच्छा, तो जब आप आवास खाली किए तो उसमें क्या ले आए? सरकारी टोटी वोटी उखाड़ के ले आए? नहीं। कुछ वहाँ बेड वोड लेकर के चले आए? अच्छी कुर्सियाँ रही होंगी? प्रशासन से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। प्रशासन, वही मैंने बोला कि कुछ तो उनकी मजबूरियाँ नहीं होंगी, जो यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो जो उन्होंने बाद में जो खींच कर सस्पेंशन किया, तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि तंत्र के खिलाफ जाकर, क्योंकि तंत्र पे क्वेश्चन चिन्ह लग गया था, प्रश्न चिन्ह, कि इतना कैसे कोई पीड़ित हो सकता है कि तंत्र को छोड़ दिया। तो वो पता चल जाता, कई और लोग रिज़ाइन कर सकते थे। ऐसे इस समय मुझे कॉल आते, कई अधिकारी रिज़ाइन करने को तैयार हैं। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, यदि आप सक्षम हैं, पूरा परिवार ठीक है, और तब आप रिज़ाइन कर लिए, मतलब VRS 20 साल की नौकरी करने के बाद ले लिए, तब ठीक है। लेकिन जल्दबाजी मत करें, क्योंकि एक व्यक्ति ठीक है, अब हर व्यक्ति रिज़ाइन करेगा तो सबको अपना खर्चा भी चलाना है।